हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी बैठक में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते प्रिया। आज हम अपने दोस्तों को कहाँ लेकर चलने वाले हैं? राहुल, आज की हमारी यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है। हम सब मिलकर चलेंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर और जानेंगे कि वहां का जीवन कैसा होता है, क्या क्या चुनौतियां हैं और वहां क्या क्या अजूबे देखने को मिलते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पहाड़ों के जीव जंतुओं के बारे में, फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों को देखेंगे, वहां के इंसानी जीवन और खेती को समझेंगे, पहाड़ों की चुनौतियों पर बात करेंगे, कुछ असली हिमालयन हीरोज से मिलेंगे और आखिर में पहाड़ और पठार के बीच का फर्क समझेंगे। वाह, ये तो एक पूरा पैकेज लग रहा है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है पहाड़ों के जीव जंतु। राहुल, एक बात बताओ, जब भी हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची चट्टानें, बर्फ, यही सब है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये पहाड़ तरह तरह के अनोखे जानवरों का घर हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन ऊंची चोटियों के असली निवासी आखिर हैं कौन। और ये देखिए, स्क्रीन पर हैं पहाड़ों के दो शानदार शिकारी पक्षी। एक तरफ है सुनहरा गरुड़, जिसे हम गोल्डन ईगल कहते हैं, और दूसरी तरफ है घुमंतू बाज यानी पेरेग्रिन फॉल्कन। वाह, कितने राजसी लग रहे हैं ये। प्रिया, पहाड़ों के इकोसिस्टम में इनका क्या रोल होता होगा? ये वहां के जीवन के लिए बहुत जरूरी होंगे, राइट? बिल्कुल सही राहुल। और अब इसे देखिए, ये है याक। ये तो पहाड़ी जीवन का एक क्लासिक सिंबल है। इसके शरीर पर इतने घने बाल होते हैं कि ये ऊंचाई की खतरनाक ठंड को भी आराम से झेल जाता है। हाँ, याक को तो सब जानते हैं। ये वाकई पहाड़ों के सबसे ताकतवर निवासियों में से एक है। अब बात करते हैं कुछ शिकारियों की। यह है तेंदुआ। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कैमोफ्लेज, यानी अपने आसपास के माहौल में छिप जाने की कला। ये चट्टानों और झाड़ियों में ऐसे घुल मिल जाता है कि इसे देख पाना लगभग नामुमकिन होता है। सही कहा, ये तो सच में मास्टर ऑफ डिस्गाइज है। और जरा इसे देखिए, ये है हिमालयन तेहर। ये एक तरह की जंगली बकरी है जो खड़ी चट्टानी ढलानों पर बड़ी आसानी से चढ़ जाती है। वाह, मतलब ये तो असली माउंटेन क्लाइंबर है। बिल्कुल, इसके खुर इसे चट्टानों पर गजब की पकड़ देते हैं। मतलब पहाड़ों में कितनी जबरदस्त बायोडायवर्सिटी है। सुनहरे गरुड़ और याक से लेके कैनेडियन लिंक्स, आइबेक्स, पहाड़ी खरगोश, लाल लोमड़ी और भालू तक, ये सभी शानदार जानवर इन मुश्किल हालात में रहते हैं और पहाड़ों को अपना घर कहते हैं। जानवरों के बाद अब बात करते हैं पहाड़ों की दूसरी सबसे जरूरी चीज की, हिमालय से निकलने वाली नदियां। राहुल, ये नदियां सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं, बल्कि नीचे बसे मैदानी इलाकों के लिए भी जीवन रेखा यानी लाइफ ब्लड की तरह हैं। सही बात है। हमारे देश की ज्यादातर बड़ी नदियां तो हिमालय से ही निकलती हैं। और जब हम इन नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले गंगा का ही नाम आता है। ये विशाल नदी हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और लगभग 2500 किलोमीटर का एक बहुत लंबा सफर तय करती है। सिर्फ गंगा ही नहीं, बल्कि यमुना और घाघरा जैसी कई और जरूरी नदियां भी हिमालय की बर्फ से ही जन्म लेती हैं और करोड़ों लोगों का जीवन चलाती हैं। राहुल, प्रिया, पहाड़ों में जानवर और नदियां तो हैं, पर वहां इंसानी जीवन कैसा है? मतलब लोग इतने मुश्किल हालातों में कैसे रहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है राहुल। हमारा अगला सेक्शन इसी बारे में है कि इंसान इन खूबसूरत लेकिन चुनौतीपूर्ण लैंडस्केप्स में कैसे अडैप्ट करते हैं और रहते हैं। राहुल, प्रिया, मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पहाड़ों की ढलानें तो इतनी खड़ी होती हैं, वहां पर खेतीबाड़ी करना कैसे मुमकिन है? इसका जवाब है एक बहुत ही क्लेवर टेक्निक, जिसे कहते हैं वेदिका कृषि या टेरेस फार्मिंग। इसमें पहाड़ों की ढलानों को काटकर सीढ़ियों जैसे खेत बना दिए जाते हैं। इससे पानी और मिट्टी दोनों बहने से रुक जाते हैं और खेती करना आसान हो जाता है। और खेती के अलावा मैंने सुना है कि वहां के लोगों की कमाई का एक बड़ा जरिया टूरिज्म भी है। बिल्कुल, लोग वहाँ की साफ हवा और सुंदर नज़ारों के लिए तो जाते ही हैं। साथ ही स्कीइंग, हाइकिंग और पैराग्लाइडिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाते हैं। कई पवित्र तीर्थ स्थल भी पहाड़ों में ही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, और वो है पर्यटन और पर्यावरण के बीच एक संतुलन बनाए रखना। और इसी संतुलन को समझने की कोशिश हम एनसीईआरटी बैठक में करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही और भी टॉपिक्स को आसानी से समझना चाहते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रिया, हमने पहाड़ों की खूबसूरती और वहां के जीवन की बात तो कर ली, लेकिन अब एक थोड़ा गंभीर विषय उठाते हैं।
पहाड़ों में रहने वाले लोगों को किन प्राकृतिक चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों में सबसे आम खतरों में से एक है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। इसमें पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा या कोई बड़ी चट्टान अचानक टूटकर नीचे गिर जाती है, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। अगला खतरा है आकस्मिक बाढ़, जिसे हम फ्लैश फ्लड भी कहते हैं। ये किसी खास इलाके में अचानक आने वाली बाढ़ होती है और इसका कारण अक्सर बादल का फटना होता है। और बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट एक बहुत ही तेज तूफान है जिसमें अचानक बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। इसकी रफ्तार और ताकत बहुत ज्यादा होती है। राहुल, एक मिनट, लैंडस्लाइड और एवलांचे, इन दोनों में क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। देखो, लैंडस्लाइड में चट्टानें और मिट्टी गिरती हैं, जबकि एवलांच, जिसे हम हिमस्खलन कहते हैं, उसमें तेजी से बर्फ का एक सैलाब नीचे की ओर आता है। तो ये 4 मुख्य खतरे हैं: भूस्खलन, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना और हिमस्खलन। इन सब खतरों के बावजूद इंसानी जज्बे की कई मिसालें हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं। अब बात करते हैं हिमालय के उन हीरोज की जिन्होंने इन पहाड़ों पर जीत हासिल की। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बछेंद्री पाल का। वो तो एक सच्ची लेजेंड है। बिल्कुल, बछेंद्री पाल 1984 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने कई ऑल वुमेन पर्वतारोहण अभियानों को लीड भी किया। उन्हें 1984 में पद्मश्री और 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और एक और कहानी जो मुझे हमेशा इंस्पायर करती है वो है अरुणिमा सिन्हा की। ये हिम्मत और इच्छा शक्ति की एक अनबिलीवेबल मिसाल है। सच कहा राहुल, 22 साल की उम्र में एक दर्दनाक हादसे में उन्होंने अपना एक पैर खो दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बछेंद्री पाल से प्रेरणा और ट्रेनिंग लेकर उन्होंने 2013 में माउंट एवरेस्ट फतह किया। और वो यहीं नहीं रुकी, उन्होंने दुनिया के सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। वाह, ये कहानियां तो सच में कमाल हैं। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन दूर करते हैं कि पहाड़ और पठार में क्या अंतर होता है। हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है। पर उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उसके कई नाम हैं। तिब्बती भाषा में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब है ब्रह्मांड की माँ, और नेपाल में इसे सरगरमथा कहते हैं, यानी आकाश की देवी। ये तो बहुत दिलचस्प है। अच्छा, तो अब बताओ, पहाड़ और पठार में एकदम सीधा साधा फर्क क्या है? बहुत आसान है राहुल। देखो, पहाड़ की एक नुकीली चोटी होती है और उसकी ढलानें काफी खड़ी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ पठार यानी प्लेटो एक उठी हुई जमीन तो है, लेकिन उसकी ऊपरी सतह चपटी होती है, एक टेबल की तरह। और पठार कितने विशाल हो सकते हैं, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है तिब्बत का पठार। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। इसी वजह से इसे दुनिया की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो क्या पठार आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण होते हैं? बिल्कुल, असल में पठारों को तो खनिजों का भंडार गृह भी कहते हैं। सोचो, पूर्वी अफ्रीका का पठार सोने और हीरे की माइनिंग के लिए मशहूर है, और हमारे भारत का छोटा नागपर पठार लोहा, कोयला और मैंगनीज जैसे खनिजों से भरा पड़ा है। तो आज हमने देखा कि पहाड़ी जीवन एक खूबसूरत संतुलन है, जहां एक तरफ अपार सुंदरता है तो दूसरी तरफ अविश्वसनीय कठिनाइयां। ये हमें इंसानी अनुकूलन यानी ह्यूमन अडैप्टेशन और प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये सवाल हम अपने दर्शकों के लिए छोड़ते हैं कि वो इस पर जरूर सोचें। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म होता है। एनसीईआरटी बैठक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, ऐसे ही ज्ञान से भरे सफर पर हमारे साथ चलते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।